जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, है ना? ठीक है, अब एक जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में चांसेस कम है बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। तो सपोज एन सेल कनेक्टेड है सीरीज में, है ना, एन आइडेंटिकल सेल्स, और ऐसे ऐसे टोटल ऐसे ऐसे बच्चों टोटल क्या है, एम रोज है, एक दो ऐसे करके एमथ रोज। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। बच्चों बता सकते हो कि इसमें ई इक्विवेलेंट कितना होगा इस कॉम्बिनेशंस के लिए? एक रो में कितने सेल्स हो गए, एन, और ऐसे ऐसे कितने रो है बच्चों, एम। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, कोई बता सकता है? किससे मैं पूछूं? दर्शिता जैन, हाउ मेनी सेल्स आर देयर? Is it n into m? सिंपल सा है ना? देवकी सुन पा रही हो? यस सर। ठीक है, सो देवकी बताओ कि इसका ई इक्विवेलेंट कितना होगा देवकी? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चों, तुम लोग मैसेज। एन ई, कितना? एन इंटू ई। एन इंटू ई, क्या बात है, इतना अच्छा जवाब, सही जवाब एकदम से। इंटू ई, एन इंटू ई, बहुत ही बढ़िया, बिकॉज ये हो जाएगा एन इंटू ई का, ये भी एन इंटू ई का, ये भी एन इंटू ई का, लेकिन पैरेलल में है तो वही रह जाएगा। और देखते हैं कि कोई बच्चा बता पाता है क्या, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? आर बाय एन, ये पूरे कॉम्बिनेशंस का 1 upon r n, एन आर अपॉन n into m into r। दूसरा दे रहा हूं एम आर बाई एन, तीसरा ऑप्शन आर बाई एन एम, चौथा ऑप्शन एन एम इंटू आर। विच ऑप्शन विल बी ट्रू? 1 2 3 4 फॉर आर इक्विवेलेंट। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो बच्चों। देव की बहुत अच्छी। हर्षल महाजन, क्या बात है। प्रथमेश करेक्ट, देवकी करेक्ट, स्नेहल महाजन रॉन्ग, पल्लवी सिन्हा रॉन्ग, हर्षल महाजन करेक्ट, सलोनी रॉन्ग, रुद्राक्ष करेक्ट, वैभव रॉन्ग, स्नेहल महाजन नाउ करेक्ट, दिया परदेसी करेक्ट, स्नेहा बडे करेक्ट। बहुत बढ़िया, भी मजा आ रहा है कि रेस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे। लोकेशा रॉन्ग हो गया, लोकेशा, सलोनी रॉन्ग। यार थोड़ा दिमाग लगाओ यार। चलो बच्चों, अच्छा लग रहा है कि बच्चे मैसेज कर रहे हैं।
और कोई शरण्या, थोड़ा सा और ट्राई करो। बड़ी सी चीज नहीं थी यार। देखो, संस्कृति नहीं है करेक्ट। पहले सोचो कि इसको एक मान लिया तो ये कितने का ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ का काम करेगा। सीरीज का बताया था बच्चों, एन आइडेंटिकल है तो एन इंटू ई हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में बच्चों, एन इंटू आर। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड हैं। कितने, ये और ये सब कैसे कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल में। जब पैरेलल में होते तो आर बाई एन पढ़ाए थे, तो एन आर और कितने, 1 2 एम, एन आर बाई एम, सो 1 इज करेक्ट। कोई टफ नहीं था ये। यस लोकेशन, नाउ यू आर करेक्ट। बच्चों ये गलती से रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। सो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इस सर्किट में करंट कितना है वो निकाला, पावर डेवलप इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है ये निकाला, फिर आउटपुट, आउटपुट कह सकते हैं बिकॉज यही हमारा काम का है, लोड रेजिस्टेंस है आई स्क्वायर आर विच कम्स दिस एक्सप्रेशन, इसको ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर इंटू ये जो स्क्वायर उसका एक यहाँ पे टर्म ले लिया, दिस इज लेस देन 1 क्वांटिटी। पावर बैटरी कितना दे रहा है, तो V इंटू आई बच्चों इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, और इसका ये फ्रैक्शन इसमें जा रहा है और कुछ फ्रैक्शन इसमें जा रहा होगा। पावर लॉस्ट इन internal resistance power lost in internal resistance of the cell, तो बताएगा कितना लिखूं, बच्चों जितना पावर दे रहा है इतना पावर सप्लाई कर रहा है, इसका पावर का ये फ्रैक्शन इतना पावर लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है और इतना पावर लॉस हो जा रहा है। क्या ये डिजायरेबल है बच्चों? क्या हम क्या चाहेंगे कि लॉस ज्यादा से ज्यादा हो या लॉस कम से कम हो? कम से कम। कम से कम, बिकॉज ये कम से कम। बैटरी लगा जो बैटरी के अंदर ही एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा विच इज नॉट डिजायरेबल। तो हमारा क्या रहेगा, हमारा मोटिव क्या होगा बच्चों, कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो, है ना। और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग कि एनर्जी कम से कम लॉस हो। सो एक टर्म अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पे, इफिशियंसी, कि ये सेल इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यूज किया है, तो हाउ मच इफिशिएंट दिस बैटरी इज, कि जितना एनर्जी, अगर सपोज 100 जूल एनर्जी दिया है बैटरी में, 100 जूल एनर्जी सप्लाई किया, उसमें 70 जूल इसमें यूज हुआ और 30 जूल लॉस हो गया, 30 जूल लॉस हो गया, तो क्या कहेंगे कितना एफिशिएंटली काम किया बैटरी? 40 जूल। नहीं, 100 जूल दिया, 70 इसमें गया और 30 इसमें लॉस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो कितना एफिशिएंसी? 70%। 70%। यस, तो कैसे कहेंगे बच्चों, जो हमारे काम का आया लोड रेजिस्टेंस में जो एनर्जी डेवलप हुआ डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी जितना दिया, दिस इज द कॉल एफिशिएंसी ना। अगर ऐसा टर्म पूछ दे तो ठीक है ना। तो अब मैं आगे लिखता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं मिटा रहा हूं। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी
power in load resistance divided by power supply by the cell. That means this divided by this, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? R divided by R plus R. इसका मतलब हो जाएगा बच्चों efficiency is equal to 1/1 plus R by capital R. आई बात समझ में? अब सुनना, R by capital R जितना छोटा होगा, R by capital R जितना छोटा होगा, स्मॉल होगा, this will be a small, so this will be large. So better efficiency के लिए R by R should be small. R by R स्मॉल करने का क्या तरीका हो सकता है बच्चों? स्मॉल R को छोटा करेंगे, एक तरीका तो ये। लेकिन मान लो बैटरी दे ही दिया है हमें, सेल दे ही दिया है, so in that case स्मॉल R फिक्स्ड है, तो कैपिटल R कितना रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। कैपिटल R जितना बड़ा रख सकते हो वो ज्यादा इफिशिएंट होगा। कहोगे सर कैपिटल R को एक काम करते हैं ना, इनफाइनाइट करते हो, बहुत लार्ज करते हो तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जितना अगर तुम लार्ज करते जाओगे कैपिटल R को, तो ठीक है लार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें करंट कम होगा, करंट कम होगा तो इसमें जो पावर डेवलप होगा वो कम होगा। अब सोचो कि कोई बहुत एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है कि परेशान हो जाओगे। मान लो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से, और पूरे क्लास में एक ही सम करवाऊं, तो क्या बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा क्या 1.5 घंटे में? बोलो बच्चों। तो ऐसा भी नहीं होगा कि हम आर को बहुत बड़ा रखें तो हमारे इजी होगा, तो दोनों का मिक्सचर होना चाहिए ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। सो वी विल डिस्कस, बट अगर इफिशिएंसी की बात करेंगे तो यही होगा। 8:07 हुआ है, तब जाकर के अभी 60 में बच्चे आए हैं, 61 हुआ है। मतलब इतना लेट क्या करते हो बच्चों तुम लोग? मैं सोच रहा हूँ अब आएगा तो थोड़ा सा मैं तेज पढ़ाना शुरू करूँ, थोड़ा मतलब आगे बढ़े। चलो बच्चों, तो अभी हम लोगों ने पावर क्या कर लिया बच्चों? पावर इन लोड रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ गया? पावर इन लोड रेजिस्टेंस जो आया था ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू आर, ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है बच्चों कि कैपिटल आर को अगर चेंज करोगे तो इसमें जो पावर आउटपुट हो रहा है वो चेंज होगा। तो कोई बता सकता है कि अगर एक सवाल पूछ दें कि जो पावर डेवलप हो रहा है लोड रेजिस्टेंस में, वो पावर को मुझे मैक्सिमम चाहिए, सबसे ज्यादा पावर डेवलप कराना है इस सेल से, हम ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं कि हमें हाईएस्ट पावर मिले। सो ई और आर क्या है बच्चों? फिक्स्ड है, क्योंकि ये सेल तो फिक्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं कर सकते। मैं लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूं, तो व्हाट शुड बी आर? बहुत फेमस सवाल है बच्चों, व्हाट शुड बी आर so that power developed in it will be maximum.
तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पावर ये करना है। तो कहोगे सर बहुत सिंपल सा, किसी को लग रहा होगा कि सर आर ज्यादा पावर करना है तो क्या करें, कोई बच्चा ऐसे सोचेगा सर dp करते जाओ पावर बढ़ते जाएगा। इज इट करेक्ट? आर को अगर बड़ा करते जाएंगे तो पावर बढ़ते जाएगा क्या? किसी ने वो बताया भी कि इन्फिनिटी, आर को इन्फिनिटी कर देंगे, नो दैट इज रॉन्ग। क्यों बच्चों, अगर आर को बढ़ाएंगे ना तो करंट तो कम होगा ना, एम आई राइट? तो यहां से इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं, इस फॉर्मेट में लिख लिया। देखो आर अगर चेंज करते हैं बच्चों, आर का वैल्यू चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर में भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर में भी चेंज होगा, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। तो ये आसान सा सवाल तो नहीं है। मतलब जो पावर है बच्चों, ये पावर जो है वो फंक्शन ऑफ आर है क्या? यस सर, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे मैक्सिमम पावर के लिए क्या करें, कोई हेल्प करो यार, मैक्सिमम पावर के लिए क्या करें? dp upon dr equals to 0। यार तुम लोग तो सच्चे में ब्रिलियंट हो यार, ये सब अभी याद है, 8-9 महीना पहले पढ़े थे। क्या बात है, रुद्राक्ष तो बहुत मेहनत कर रहा है, रुद्राक्ष, नताशा बहुत मेहनत कर रही है। निकिता तो हर बार क्लास में पहले क्यों एग्जिट कर जाती है? निकिता कुमार, बहुत बढ़िया बच्चों, डीपी बाय डी आर शुड बी 0। सो बच्चों स्मॉल आर और कैपिटल ई ये जो है वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है। और देखो डिफरेंशिएट करो, तो मैं नहीं कर रहा डिफरेंशिएट, तुम लोग करना है इसको डिफरेंशिएट। किसका फंक्शन है, u बाई वी का, u बाई वी का। और जब 0 करोगे ना तो तुम्हें क्या आएगा पता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब जब रेजिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो इस केस में इसमें सबसे ज्यादा पावर आउटपुट होगा, सबसे ज्यादा पावर डेवलप होगा। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, तो मैं मिटाता हूं, एक चीज सीख लिया, ये याद रखना। चलो, तो एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पावर इन लोड रेजिस्टेंस, पावर इन लोड रेजिस्टेंस वर्सेस वैल्यू ऑफ आर। अगर मैं कहूं बच्चों कि आर का वैल्यू ना 0 ले लेते हैं, कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं, आर का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो करंट तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम करोगे तो ये कम होती जाएगा। आर का वैल्यू 0, करंट मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो करंट हो नहीं सकता है। कितना हो जाएगा ई भाई, आई ठीक है बहुत बड़ा हो गया, मतलब जो भी मैक्सिमम होना था। व्हाट अबाउट आर, कैपिटल आर 0, तो पावर कितना हो जाएगा 0। आया समझ में? निकिता तू तो इतना देर बाद जवाब दिए, सर मैं पूरा क्लास अटेंड करती हूँ, सपने में करती हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ नहीं दिखता है नाम तुम्हारा। कल ही मैं देख रहा था, कल शायद लेक्चर था, तुम नहीं थी। चलो बच्चों, ये सवाल अगर समझ में आया तो थोड़ा सा हाँ ना बोल दिया करो यार, तुम लोग सभी कितना रिक्वेस्ट करते हैं। सो अगर आई 0, सॉरी आई मैक्सिमम होगा ऑल्दो, बट कैपिटल आर 0 तो पावर 0, कैपिटल आर 0 तो पावर 0, यहां से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा बच्चों बढ़ेगा ये पावर, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, हालांकि ये घट रहा है बच्चों। शुरुआत में प्रोडक्ट बढ़ेगा और फिर
एक समय के बाद बच्चों जब स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो गया तो पावर हो जाएगा मैक्सिमम, और देन उसके बाद और करोगे तो ये घटने लगेगा। क्यों घटेगा बच्चों? वाई आर बढ़ रहा है बट ये घट रहा है बिकॉज आई कम हो रहा है। और अगर आर बहुत इनफाइनाइट ले लिए सो व्हाट विल हैपन, आई नहीं, आई जीरो, तो आर इनफाइनाइट नहीं होकर के क्या करेगा, तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर पूछा जाए मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, यश पागले ने कहा सर वॉइस ब्रेक हो रही है। यस प्रथमेश करेक्ट, ई स्क्वायर बाई 4r। देखो यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला जो लिखा था उसमें स्मॉल आर कैपिटल आर करके स्मॉल आर पुट कर दो, ई स्क्वायर बाई 4r आ जाएगा बच्चों, स्मॉल आर, चूंकि स्मॉल आर फिक्स है। ये किस में पावर है बच्चों, लोड रेजिस्टेंस में। सो व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, पावर इन load resistance will be maximum and equal to E square by 4R. In this case, power supplied by the cell ये कितना हो जाएगा, पावर कितना सप्लाई करेगा सेल, सो E इंटू आई बच्चों, आई कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, E बाई 2R, सो E स्क्वायर बाई 2R। दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। इतना पावर सप्लाई किया है, लेकिन एक्सटर्नल में कितना गया, इतना ही गया। और क्यों इतना गया तुम समझ सकते हो कि ये और ये तो इक्वल है, तो हाफ ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा। सो इस केस में कोई बता सकता है कि इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवरिंग इन द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल? 50%। 50%, सिर्फ 50% एफिशिएंट है। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए तो कुछ लॉस भी करना पड़ेगा उस हमें सिर्फ 50% एफिशिएंसी मिलेगा। जैसे बच्चों सोचो कि अगर तुम चाहो कि सर एक क्लास में बहुत ज्यादा चीज पढ़ा दें, बहुत सारा चीज पढ़ा दें एक ही क्लास में, तो सर्टेनली ठीक है मैं बहुत सारा पढ़ा दूंगा, बट क्या होगा उस केस में, एफिशिएंसी कम हो जाएगा, मतलब तुम कम समझोगे। एम आई राइट? और ऐसा हो कि सर पूरे क्लास में बातें करते रहे, मस्ती करते रहे और एक सवाल ले लें 1 घंटे में, समझ में तो 90% आएगा, बट सवाल कितने होंगे, 8। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए बच्चों, ना हम इस स्ट्रीम में रहेंगे ना इसमें, तो कहेंगे चलो 4-5 सवाल कर लेते हैं, ठीक है 70% एफिशिएंसी हो तो भी चलेगा। लेकिन तुम लोग क्या हो ना, तुम्हें कितना भी स्लो पढ़ाए ना, तुम्हारी एफिशिएंसी तो 10-20% ही रहती है। सर 1 मिनट। हर्षल महाजन कितना एफिशिएंट रहते हो क्लास में? कृष्णा सिंह, हर्षल एकदम से Yes, sir. 75% एफिशिएंसी है। ठीक है मैं देखता हूँ नोट्स कितने अच्छे से लिख रहे हो। और कृष्णा सिंह कैसा चल रहा है?
तो आजकल शुरुआत में 11 में ज्वाइन करते बहुत बातें करता था, आजकल एकदम चुप चुप हो गया है। क्या इफेक्ट हो गया? आयुष यादव कुछ बात नहीं करता है, उसको भी बहुत अच्छा मन नहीं करता बात करने का। अच्छा, सिर्फ फिजिक्स में नहीं बात करता है या केमिस्ट्री में भी नहीं करता है? कुछ कुछ बुक्स में इंडियन ऑथर में कभी गलती करता है, कभी टेस्ट में ऐसे दे देता है, मेडिकल वालों का भी भरोसा नहीं है। तो ये बड़ा फेमस रिजल्ट है। इससे मैक्सिमम पावर कब होगा? जब कैपिटल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, है ना? सो लेकिन अगर कोई पूछ दे कि आई कब मैक्सिमम होगा, आई इन कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम एट व्हाट टाइम, तो बता सकता है? सोच के बताओ। चलो, कोई बताएगा आई मैक्सिमम कब होगा? अच्छा, मैसेज आ गया लगता है बहुत सारे बच्चों का। सिर्फ प्रथमेश ने मैसेज किया, एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रिया पाटिल, आजकल तू भी कुछ मैसेज नहीं कर रही, कोई रिप्लाई नहीं, क्या हो गया प्रिया? बच्चों आई मैक्सिमम कब होगा? ई डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर तो फिक्स ही है, कैपिटल आर जितना ये छोटा होगा उतना करंट मैक्सिमम। चलो बच्चों, थोड़ा सा 10 मिनट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ईएमएफ और चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है। बच्चों, जो सेल होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये हमारा सेल है घर पे जो रहता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड है। और ये सब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री का सिलेबस है कि क्यों चार्जेस मूव करते हैं अंदर। जो भी है, इसमें ना एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मीनिंग यही है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज को मूव कराने वाला फोर्स। बिकॉज ऑफ द सम केमिकल रिएक्शंस, इसमें एक ऐसा फोर्स जनरेट होता है बच्चों, जो चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज को हम यहां पे लाकर रखें, इस प्लेट पे। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगता है, और इस फोर्स को लिख देते हैं बच्चों बैटरी का फोर्स, एफबी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, जो भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हुए उसके कारण। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग पढ़ोगे, वहां पे ये बताया जाएगा। तो ये क्या करता है, बैटरी चार्ज को यहां से यहां लगते रखता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब क्या होगा कि इस ये जो एफबी लग रहा है बैटरी का फोर्स, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं। ये चार्ज को जब एक्युमुलेट किया बच्चों, तो इधर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। बैटरी के वर्किंग को समझा रहा हूं। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, क्यों बच्चों? इस चार्ज के
अरेंजमेंट के कारण। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ये क्या चाहेगा कि चार्ज और अरेंज हो या उसको रोकना चाहेगा? उसको रोकना चाहेगा। तो यूनिट चार्ज पे एफ बी जो लिख रहा हूं, एफ बी इज फोर्स बाय बैटरी और ये बच्चों टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है। अभी ये सेल है जो घर में ओपन सेल रखा हुआ है। एफ बी तो चार्ज पे लाके यहां पर रीअरेंज कर दिया और जो एक्सटर्नल फील्ड डेवलप हुआ बच्चों, फील्ड भी क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा, इन दैट केस अब और चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में यही रहेगा। ठीक है, कहोगे सर व्हाट इज ईएमएफ? ई जो डिफाइन करते हैं कि इस बैटरी का ईएमएफ ये है, इसका मतलब क्या है? ईएमएफ इज डिफाइंड एज वर्क डन, ध्यान सुना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स on moving a unit charge from unit positive charge from negative terminal positive terminal। बात समझो इसको। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों d है, दोनों टर्मिनल के बीच का, और ये एफ बी कांस्टेंट लग रहा है, तो ईएमएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स एफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं ईएमएफ। पर तुम बोलते हो सर ईएमएफ को ना बार बार आप ना पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइंड होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके और इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा बच्चों? E इंटू डी से। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क तो है मेरा यार, दिस टू टर्मिनल इज इक्वल टू, मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो बढ़ रहा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, E इंटू डी। अब कहोगे सर ये E तो इक्विलिब्रियम में किसके बराबर है? सारे बच्चे ध्यान सुनना, जब ये ओपन टर्मिनल है, जब ये सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, उस केस में एफ बी, ये चार्ज का रीअरेंजमेंट अब नहीं हो रहा, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है, एफ बी जो है वो E के बराबर है। तो E को लिख देंगे एफ बी इंटू डी, और एफ बी इंटू डी को क्या बोलते हैं बच्चों? E। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस terminal of the cell is equal to EMF in case of no current is flowing। आई बात समझ में? तो जो EMF है बैटरी का, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल when it is in open circuit, current is not flowing। बच्चों यहां तक क्लियर?
ये थोड़ा डेप्थ नॉलेज है बट समझ Yes, sir. सकते हो। आपको अगर सर अगर सपोज हम क्या करते हैं, अब दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना, ये दूसरा डायग्राम ड्रॉ करो। अब एक चीज और सुन लेना, ईएमएफ जो है ई, जो मैंने फुल फॉर्म तो बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है? ईएमएफ क्या फोर्स है? नहीं, ईएमएफ क्या है? वर्क डन है। तो ये बच्चों नाम ना कंफ्यूज कर देता है कि ईएमएफ इज ए फोर्स। नो, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, दैट इज ईएमएफ, वर्क डन पर कूलम। दैट मींस इसका यूनिट पोटेंशियल का यूनिट है, वोल्ट का यूनिट है। और ईएमएफ जो बैटरी का है बच्चों वो होता है एफ बी इंटू डी, और एफ बी जो भी केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ जनरेट होगा वो कांस्टेंट है, तो ये ईएमएफ कांस्टेंट है। करंट इस सर्किट से बैटरी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ईएमएफ तो यही रहेगा। बट टर्मिनल के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें बच्चों, अगर हमने कुछ रजिस्टर कनेक्ट कर दिया देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। व्हाई करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग? बिकॉज देखो यहाँ पे चार्ज तो यहाँ पे डेवलप है। अब ये चार्ज अगर ये एफ बी सपोज सडनली सीज हो जाए, एफ बी सडनली सीज हो जाए, ये भी रहने दो, तो चार्ज यहां से यहां चल जाएगा, लेकिन ये एफ बी कह रहा नहीं यार, चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा है, इधर सीधा नहीं जाने दे रहा। जैसे सपोज तुम्हारे पापा बैठे हुए यहाँ पे, ये मूवी सिनेमा हॉल है, तुम यहाँ पे हो तो नहीं जाने देंगे। अब क्या हुआ, इधर से पीछे के गेट से एक पाथ मिल गया, रास्ता मिल गया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाने वाला था वो एफ बी नहीं जाने दे रहा, एफ बी इधर फोर्स लगा के इधर एक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, जैसे ये पाथ मिला, सर्किट मिल गया बच्चों, रास्ता मिल गया, तो यहाँ से चार्ज उठ करके इधर चला जाएगा, तो चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा। अब ये एफ बी को दिखेगा यार यहाँ पे चार्ज कम हो गया, चार्ज यहाँ कम हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो ये एफ बी तो वही है लेकिन ई कम हो गया, तो यहाँ पे जो चार्जेज है उस पर फोर्स लगेगा, तो ये एफ बी इसको फिर यहाँ पे लाकर रखेगा, और जब यहाँ पे चार्ज आया तो ये अपने आप ऐसे जाएगा। सो ये चार्ज सर्किट में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये एफ बी रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये एफ बी नहीं होता तो ये बार बार यहां से यहां चार्ज आता कैसे? तो सर्किट में करंट के लिए एफ बी रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। और ये एफ बी का काम अलग अलग केस में अलग अलग एजेंट करेगा, जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के कारण जनरेट हो रहा है। आगे हम लोग एक ईएमआई चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे एफ बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम कौन कर रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ इनसाइट इसका दिखा बैटरी का वर्किंग का। बच्चों जब हम सर्किट में कनेक्ट कर दिए, रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, चार्ज यहां से यहां जाना शुरू हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाए, कम हो जाए। कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। कब? व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, मतलब बैटरी जब करंट दे रहा है तो उस केस में थोड़ा सा ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि कैसे कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखना बच्चों, ये टर्मिनल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। अगर मैं बात करूं
कि यहां से यहां जब चलते हैं, यहां से यहां अगर चलते हैं तो कितना पोटेंशियल चेंज हुआ है, करंट बच्चों आई है, इसके बीच में पोटेंशियल चेंज में लिख पाता था बच्चे, यहां से यहां बढ़ो तो क्या लिखते थे, -IR, और यहां से आ गया तो +E, यही पोटेंशियल डिफरेंस है ना, Yes, sir. -IR, इसलिए क्या हो गया, ये E से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इसका इंटरनल से यहां से यहां जब जैसे ही गया ऐसे आ गया तो यहाँ पे कुछ इंटरनल डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर R 0 है, मान लो आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि R 0 है, मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जैसे ही थोड़ा कम हुआ ये भी तुरंत खींच के ले आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट मेंटेन रहेगा, स्लाइटली इनफाइनिटेसिमल कम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा R 0 है तो। बट इन जनरल प्रैक्टिकल केस में potential difference across terminal becomes less than its EMF when battery is supplying current, Charging. discharging, ये discharging का केस है ना, एनर्जी दे रहा है, दिस इज केस ऑफ discharging। अब अगर मैं समझाऊं बच्चों कि हम चार्जिंग करते हैं, बैटरी तुम्हारा खत्म हो गया, उसको चार्ज करना है, चार्जेबल बैटरी है, देन व्हाट विल हैपन, potential will increase. क्या बात है, क्या बात है, मतलब समझ में आता है, कुछ कुछ बच्चे पढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो किसने जवाब दिया, Saloni. क्या बात है सलोनी, कल के क्लास में तुम्हारा बहुत आंसर गलत था, आज तो अच्छा कर रही है, चलो बहुत बढ़िया। पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, चार्जिंग के केस में बढ़ जाएगा टर्मिनल के क्रॉस, तो जब ऐसे करंट देंगे तो उस केस में इस टर्मिनल के क्रॉस जब ऐसा जा रहा है करंट ऐसे जा रहा है, तो हम यहां से यहां बढ़ेंगे तो यहां आ जाएगा बच्चों +IR और +E, so potential difference across the terminal becomes IR + E, that means more than E in case of charging of a cell। माइनस ही होगा ना, नहीं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं ना, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो +IR अगेंस्ट जा रहे हैं तो, और पोटेंशियल यहां से यहां बढ़ा है, तो इससे ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल, वी आर मूविंग इन दिस वे, -IR +E, यहां भी तो यही था, यहां पे करंट इधर था तो -IR और +E, यहाँ पे +IR एंड +E। क्या डाउट है क्या, मैंने जो लिखा वो सही है, बोलने में काजे की गलती हो गया होगा, बोलो रुद्राक्ष, क्लियर, यस सर। सर एक बार बताओ ना। कहाँ पे बताऊं अथर्व, तो क्लास मिस करते रहता अथर्व, सर वो चार्जिंग की ये वो चार्जिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इन करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाएगा, तो मैं कहूंगा कि यहां से इसका पोटेंशियल कितना हाई है इसका, सो वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन, जब करंट के अगेंस्ट जाते हैं बच्चों तो पोटेंशियल चेंज होता है +IR, और यहां तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये तो +E है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लास पीछे का सब छोड़ दोगे तो कैसे समझ में आएगा, कन्वेंशन ही नहीं पता होगा कि रेजिस्टेंस में इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा,
चलो सभी डाउट्स लेते हैं। तो बच्चों तुम लोग बताओ कि बुकलेट्स में जो सेक्शन है, शायद पहला सेक्शन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है। हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ा दिया, पावर पढ़ा दिया, ईएमएफ ये सब पढ़ा दिया। कृष्णा सिंह, एफबी जो होता है वो बैटरी का प्रॉपर्टी है, उसमें जो केमिकल्स हैं उसके कंसंट्रेशंस हैं, ये सब की प्रॉपर्टीज है ना। तो जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं फिजिक्स में, उस केस में सेल अगर सही सही वर्क कर रहा है तो एफबी कांस्टेंट है, उसका ईएमएफ कांस्टेंट है। हालांकि प्रैक्टिकली क्या होता है, बाद में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, चलो एंड किरचॉफ्स लॉ डिस्कस कर लिया बच्चों। पिछले क्लास में हमने नोडल पॉइंट मेथड से भी करंट निकालना सीख लिया। अब इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, तुम सवाल सॉल्व करोगे बुकलेट से। अब जो बचा हुआ है, जो मेन पार्ट है, जो आधा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कंप्लीट कर लिया है, हाँ पार्ट में बचा हुआ है वो है इंस्ट्रूमेंट्स। और बाद में कुछ टफ सवाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो होगा वो देखेंगे, लेकिन मेडिकल में बहुत टफ तो क्या पूछेगा, हम लोगों ने कर लिया है, बट स्टिल कुछ फेमस सवाल है, जैसे क्यूब के क्रॉस क्या होता है, वो सब फॉर्मूला याद करवा दूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं मेडिकल बैच में। एक फेमस सवाल ये होता है बच्चों, एक क्यूबिकल शेप है, इसके रिजल्ट नहीं होगा तो याद कर लेना बच्चों। टोटल कितने कॉर्नर्स है, मतलब ये एज, हर एज पे एक रेजिस्टेंस है। सपोज ये रेजिस्टेंस को लेकर के क्यू बना लिया, तो नाम देता हूं ए बी सी डी, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल। कितने रेजिस्टेंस है टोटल बच्चों, कैलकुलेट करो। 12. 12 रेजिस्टर बच्चों, ये 12 रजिस्टर है और ये समझाऊंगा ऑल दो मैं, बट कितना समझ में आता है वो डिपेंड करेगा। सो फाइनली तुम्हें करना क्या है, मेडिकल बैच याद कर लेना है। ट्रिकी सवाल अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, सपोज एक पॉइंट ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, आर इक्विवेलेंट पूछेगा बच्चों अक्रॉस बॉडी डायगोनल पॉइंट। मतलब समझ में आ रहा है कि आर इक्विवेलेंट पूछ दिया जाए, सपोज ए, तो दूसरा कौन सा पॉइंट लूं अगर बॉडी डायगोनल निकालना है तो कौन सा, आर एफ आर एफ एफ। उसके बाद होता है बच्चों फेस डायगोनल। तो तुम्हें एक और चीज याद करना निकालना होगा जो मैं सिखाऊंगा। फेस डायगोनल अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट ए ले लिया तो और कौन सा पॉइंट होगा, ए बी जी एच, G. सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, जी भी होगा, कोई भी ले लो। तो आर ए सी ले लो, है ना, या आर जी या आर ई ए, ये सेम रहेगा। और दूसरा हो जाएगा बच्चों
जस्ट एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट पॉइंट का अबाउट क्या होगा, आर ए अगर ले लिया तो और कौन सा ऑप्शन हमारे पास रह गया, डी डी ले लेते हैं, D, E ले लेते हैं, या बी R बराबर है ना, H, H, आर ए बी एच, आर ए बी पूछे या आर ए डी पूछे या आर ए एच पूछे, बात बराबर है, या कोई मान लो बी सी पूछे, एडजेसेंट पॉइंट, बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, ये तीन ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, और मैं पहले से बता रहा हूँ कि तुम्हें याद रखना। एंड बच्चों इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर, उसमें भी ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसलिए मैंने कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑलमोस्ट ऐसा बहुत सारी चीज सिमिलर होगा, सिमिलर कंसेप्ट होगा, सिमिलर टेक्निक होगा कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, तो वहां भी ऐसे रहेगा, ये कैपेसिटर रजिस्टर की जगह कैपेसिटर रहेगा और वही आइडिया रहेगा। तो एक में बता दूंगा, सपोज रजिस्टर में मैं बता दिया तो कैपेसिटेंस में तुम्हें खुद करना है, वहां भी आइडिया दे दूंगा। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे, ये निकालेंगे, याद कर लेना, मैं आज हिंट दे दिया। और आज जो 15 मिनट बचा है वी विल टेक डाउट सेशन। बच्चों डाउट्स हैं, कुछ अकुमुलेट हुआ है डाउट? एच वर्मा से करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 16 टू 45, 16 टू 45 मेरा कल लेक्चर है, तुम लोगों में है क्या लेक्चर? sir, जानवी है नो क्या? सर, नहीं है, ओके ओके, नहीं है ना, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एनीवे अगर मुझे टाइम मिला ना तो सैटरडे को, मतलब कल शाम में अगर देखता हूँ मेरा कैसा शेड्यूल है, सो विल टेक अ डाउट सेशन। सो यू हैव टू कंप्लीट, you have to attempt this many questions. We'll take doubt session on Saturday evening. बच्चों तुम लोग मुझसे याद दिला देना और पूछना। अरे एक दिन आयुष को मैंने कुछ दिया था होमवर्क करने के लिए कि तू याद दिलाना, वो तो भूल ही गया। आयुष तू तो धोखा दे दिया यार, मुझे याद नहीं सर, कल याद दिलाया था मैंने, चैट बॉक्स में डाला था। क्या क्या याद क्या करना था? होमवर्क दिया था आपने, वो आपको दिखाना। अरे यार तू तो मतलब बोल के बताया था यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मुझे अभी याद आ रहा है मैंने ऐसा कुछ दिया था। चलो बच्चों, सो इतना करना है, और अगर किसी को दिक्कत होती है तो HC वर्मा उठाओ and solve क्वेश्चन नंबर 6, नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के कहां तक, 19 या 20 सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। इतना करो बच्चों, मेहनत करो, इस पे थोड़ा करना है, तो दिस इज योर होमवर्क। और भी क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल 6 to 19 फ्रॉम HCB, ये भी पढ़ के रखना है बच्चों। मैं बार बार कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बार बार, ये चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं किया, इस चैप्टर में मेहनत नहीं किया, जैसे एज यूजुअल मस्ती कर रहे हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। दिस इज लास्ट चांस ऑफ योर कमबैक। पहला सवाल, पहला डाउट में ले रहा हूं, सलोनी का डाउट है,
आई थिंक 11 सम्स। और बच्चों तुम्हारा बुकलेट का एक्सरसाइज 2 का शायद 11th होगा। 11th में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक बुकलेट में देख लेना। बहुत सारे रजिस्टर हैं। 10 ओम, फिर एक 10 ओम का है, फिर एक 10 ओम का है। ये हो गया बी पॉइंट। उसके बाद 10 ओम से यहां से एक रजिस्टर ऐसे किया है, और ये ए पॉइंट पे जोड़ दिया। दिस इज बी एंड दिस इज ए। बच्चों मिला क्या? और एक यहां से लिया है, थोड़ा घुमा फिरा करके, ये एक 10, ये भी एक 10, और ये एक 10। थोड़ा छोटा डायग्राम तो नहीं ड्रॉ कर दिया बच्चों, सारे 10 का ही है एक्सेप्ट दिस आर। और पूछा क्या है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट जो है बच्चों, वो है ए और बी के बीच में 18 ओम। कितना है? 18 ओम। तो ये आर का वैल्यू बताना है। क्या डायग्राम दिखा बच्चों? देखो ये टफ नहीं है। इसके बीच में 18 है और ये 10 है बच्चों, तो इसके बीच में कितना होगा कोई बताओ? इसका क्या होना चाहिए? अगर इसका 18 है, ये 10 है, तो इसका कितना होना चाहिए? 8। 8 8 होना चाहिए। क्या बात है, इसका 8 होना चाहिए बच्चों, है ना? गुड। अब देखना, ये भी 10, ये 10 और ये 10 कैसे कनेक्टेड है? Parallel. पैरेलल उसके साथ ये, Series. सीरीज तो ये हो गया बच्चों 15, 15, 10 + 5 15, और ये है 10 बच्चों। तो ये और ये मिला के कितना हो जाएगा? ये और ये मिला के 15 और 10 है पैरेलल में, 6 कितना हो जाएगा? 6। 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, तो 5 से गया इधर, तो जाएगा 6 बच्चों। तो इतना मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो है बच्चों हो गया है 6, और ये हो गया है 10 और 6 16। बच्चों इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट है 8, ये है 16, तो आर कितना होना चाहिए? 16। मजा आया सवाल में? हाँ सर। सलोनी क्लियर? हाँ सर. मतलब तूने कुछ सीखा अभी? 10 क्लास जो हुए हैं, कितने क्लास हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के? 10, 12? कितना लेक्चर लिया है? 4, 5? कितने लिया है बता दो यार, मुझे भी नहीं पता। बस 6 क्लास लिया है? अच्छा। चलो नेक्स्ट सवाल आ रहा है प्रिया पाटिल का। Sir. प्रिया, इसमें बताना, जो तूने सवाल भेजी है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये नहीं पढ़ा है क्या ऐसा?
बच्चों ये देखो ए और बी, इसको रियलाइज करो बच्चों कि ये ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ब्रिज वाला रजिस्टर है। इसके देखो 10/20, 5/10, एक रास्ता ऐसा और एक रास्ता करंट का ऐसा, और इन दोनों के बीच में ये कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? ये सोचो कि इसको थोड़ा सा ना पकड़ के ऐसे पुल कर दो, तो ये 10 और 20 वाला सीधा हो जाएगा, 10 और ये 20, ये भी 5 और 10 वाला सीधा हो जाएगा। बच्चों इसको पकड़ के ऐसे पुल करो, रियलाइज करने के लिए कर रहा हूं। ये 5 और ये 10, ये पॉइंट है बच्चों ए और ये पॉइंट है बी, और ये किसके बीच में ऐसे सीधा किए तो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यहां चला जाएगा 20 वाला ये, और ये नीचे आ जाएगा ये। बताओ प्रिया, ये क्लियर? हाँ सर। ये बहुत ही फेमस सवाल है बच्चों, ऐसे याद रखना। ये वाला सर्किट शायद मैंने ये वाला करके नहीं बताया, बट व्हीटस्टोन बनाते हैं तो मैंने बहुत सारे बताए हैं। सो दिस इज आल्सो वेरी फेमस फॉर्मेट, और आई होप कि रियलाइज हुआ होगा। हाँ एक पाथ ये, एक पाथ ये, और इन दोनों के बीच में ये कनेक्टेड है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, सो नो करंट थ्रू दिस। चलो, तो प्रिया का भी सवाल हो गया। नेक्स्ट किसका है? समीक्षा बाग भी पूछी है। समीक्षा अभी ना ये वाला पार्ट बताया नहीं है, जो तूने सवाल पूछी है ना वो पार्ट अभी नहीं बताया। स्नेहल पे आर इक्वल टू रो एल बाई ए नहीं पढ़ाया ना? पढ़ा दिया है? नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है। नो सर, नहीं पढ़ा है। भी नहीं पढ़ाया। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी, ये सब नहीं पढ़ाया। तो ये मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। चलो, इसके बाद स्नेहल महाजन का देखते हैं क्या है। चलो एक सवाल लेते हैं, स्नेहल ने पूछी है तो पहले थोड़ा सा आसान ले लेता हूँ। बच्चों एक सपोज ये वायर है, ऐसे सवाल आते हैं, है ना? लिख लेना नोटबुक में। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस सपोज R था, कैपिटल R, और उसको ना ऐसे करके सर्किल बना दिया। तो इस पूरे वायर का कितना रेजिस्टेंस है? R। इसको बना दिया सर्किल। अब मैं क्या पूछूं कि मैं कहूं कि सर इसके बीच में बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इस दो पॉइंट के बीच में। तो तुम कहोगे, थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि जितना लेंथ ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इस पूरे का लेंथ R का रेजिस्टेंस R, सो इसका रेजिस्टेंस R/2 और इसका भी रेजिस्टेंस। ये दो रेजिस्टर मान सकते हैं बच्चों इस दो पॉइंट के लिए। एंड हाउ दैट टू आर कनेक्टेड? पैरेलल। तो अगर मैं पूछूं कि इसके ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/4। बहुत बढ़िया, प्रिया ने पहले आंसर भी मैसेज कर दी थी। लेकिन बच्चों इसी सवाल में यही सवाल ये मैंने पढ़ा दिया, बट नीट में ऐसे पूछ देगा कि मुझे ना इस दो पॉइंट के बीच में बताना है, C एंड D पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये जो वायर था जिसका टोटल रेजिस्टेंस R था, तो क्या इतना दिमाग तुम चला सकते हो बच्चों कि ये 1/4 पार्ट है तो इसका रेजिस्टेंस है R/4, और ये जो है
ये है 3r/4। क्या भगवान ने इतना दिमाग दिए है तुम लोगों को? यस सर। दिए तो बच्चों इससे बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा यूज तो कर लो। 1/4 का इतना, 3/4 इतना, इतना और इतना है, एंड दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल। तो RCD कितना हो जाएगा बच्चों? दिस प्लस दिस तो R ही आने वाला है, तो क्या हो जाएगा 3r/8। तो ये सब ना नीट में ना आ सकता है, ये सब बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है। अब रेजोनेंस वाले ने थोड़ा सा टफ सवाल बना दिया मेडिकल के लिए। उसने कहा कि एक वायर लिया जिसका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R है, और ये सर्कल फॉर्म में, जो रेड कलर से दिखा रहा हूं बच्चों, ये हमारा रजिस्टर है एक, और एक ऐसे भी ले लिया, ये सेंटर गया ऐसे गया, ये भी रजिस्टर है। मतलब कितने रजिस्टर हो गए बच्चों? ये एक, ये दोनों को मिला के 2, दोनों को मिला के, और ये 3। कैन यू टेल मी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा कैसे कनेक्टेड है? अबाउट पैरेलल। पैरेलल में। अगर बच्चों मैं कहूं कि यूनिट इसका रेजिस्टेंस ना, रेडियस जो है ना 1 मीटर है सपोज, शायद मैंने देखा नहीं, फिगर में वही होगा। तो अगर मैं पूछूं कि पहला रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R1, रेडियस कितना है 1 मीटर, तो अगर सर ये जो है ना, इसका लेंथ हो जाएगा π/2 इंटू R1 रेडियस, इंटू इतना लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना इंटू R। इज इट क्लियर? सो अगर R2 की बात करें तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो 2R किसी ने बहुत अच्छा बताया। और R3 ये लेंथ, ये टोटल एंगल कितना है 3π/2 इंटू R, ये हो गया बच्चों, सॉरी R तो हो गया 1 मीटर, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R। These 3 are parallel। स्नेहल महाजन, यही सवाल था ना तुम्हारा? यस सर। तो सॉल्व हो जाएगा स्नेहल, ये बुकलेट का ही समय। चलो, तो आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। किसी का बचा रह गया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। पल्लवी का बचा रह गया है, और सलोनी भी कुछ बाद में भेजिए। सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।